हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इससे पिछले वाले में हमने क्या पढ़ा था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसके हमने दो पार्ट किए थे। पहले तो हमने क्या पढ़ा था, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के टू टाइप थे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने कंप्लीट कर लिया था। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एक तो होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने पढ़ लिया, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ये कंपाउंड्स में किन कंडीशंस पे होता है और कैसे शो होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और आई होप, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबने पिछले वाले जो बेसिक्स बातें हैं वो अच्छे से पढ़ ली है, ठीक है। तो चलो देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बट कंपाउंड्स behave differently towards light। और लाइट भी कौन सी, पीपीएल। पीपीएल क्या होती है ये समझाऊंगा मैं आपको अभी। कि वो कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी, मतलब फिजिकली और केमिकल प्रॉपर्टीज भी वो सेम बिहेव करते हैं। बट क्या होता है, जो पीपीएल लाइट होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसके जब वो आती है तो ये अपना बिहेव डिफरेंटली बिहेव करते हैं उस लाइट के प्रति, ओके, टुवर्ड्स पीपीएल लाइट। अब पीपीएल लाइट क्या होती है ये समझो आप। मान लो हमारे पास लाइट कैसे मूव करती है, लाइट के इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। इसी कारण से लाइट दिख रही होती है। होता क्या है, ये मान लो अपने पास लाइट आ रही है, आप घर में देख लो, बल्ब की लाइट देख लो, तो ये इस डायरेक्शन में भी बिखरी हुई है, इसमें भी, इस डायरेक्शन में भी बिखरी हुई है, इस डायरेक्शन में बिखरी हुई है, इस डायरेक्शन में भी बिखरी हुई है और इस डायरेक्शन में बिखरी हुई है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। मतलब ये हर डायरेक्शन में बिखरी हुई है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें लेना पड़ता है प्रिज्म। और इसको कौन सा प्रिज्म बोलते हैं, पोलराइजर प्रिज्म। इसको पोलराइजर भी बोल देते हैं, प्रिज्म, और निकोल प्रिज्म भी बोल देते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, जब इसके ये लाइट इस पे डलती है, मान लो ये लाइट इसमें जा रही है, तो ये इसकी सारी वाइब्रेशंस को कट करके इसको एक ही प्लेन में ला देता है। मान लो ये आपका प्लेन आ गया, ठीक है। लेजर लाइट वगैरह देखी होंगी ना आपने, उनमें लाइट सिर्फ एक प्लेन पे ही रहती है, ठीक है। एक तो बल्ब की लाइट देखो, एक लेजर लाइट देखो, वहां पे लाइट सिर्फ एक प्लेन में रहती है, ठीक है। तो ये प्रिज्म करता है ये काम,
आइसोमेरिज्म जो कंपाउंड होते हैं उनको कैसे डिफाइन करते हैं हम, वो कंपाउंड सिर्फ इस लाइट के प्रति टुवर्ड्स दैट लाइट डिफरेंटली बिहेव करेंगे, उसी से हम पकड़ सकते हैं कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ठीक है, चलो कैसे करते हैं समझो एक बार। अब ये तो होगी पीपीएल लाइट, मान लो इसके अंदर से ये पीपीएल अपनी लाइट निकली। अब एक क्या होता है, पोलरिमीटर ट्यूब ली जाती है इस टाइप से। ओके, अब इस पोलरिमीटर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन डाला जाता है, जिस कंपाउंड को हमें देखना है कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्यूशन। ठीक है, जब ये लाइट इस सॉल्यूशन के अंदर से पास होगी तो अपने पास इसके 3 टाइप के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या हो सकता है कि जैसे ये लाइट अपने इस उस पे है, इस प्लेन पे, तो ये ऐसे इसके अंदर गई और सेम अपने इसी प्लेन पे आ गई। मतलब या तो ये हो सकता है कि ये अपने सेम इसी प्लेन पे बाहर आ गई, इस पे नॉट इफेक्टेड, कोई इफेक्ट नहीं आया इस पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन से कंपाउंड होते हैं, वो दोज कंपाउंड्स दैट नॉट इफेक्ट दैट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, नॉट इफेक्टेड होके आ गई। तो अब समझ गए, ये याद रखना ये चीज, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ओके, अब मैं बार बार यूज करूंगा इस चीज का कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो आपके दिमाग में ये इमेज बन जानी चाहिए कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जहां प्लेन पोलराइज्ड लाइट पे कोई इफेक्ट नहीं डालते। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लाइट इसके अंदर से गई थी तो ये इसका प्लेन है। ठीक है, तो ये अपने प्लेन से क्लॉकवाइज, मान लो ये थीटा एंगल मान लो। ठीक है, तो ये थीटा एंगल अपने प्लेन से क्लॉकवाइज टुवर्ड्स क्लॉकवाइज बेंड हो गई। तो मान लो ये ऐसे बना दो इस कहानी में, मतलब क्या हुआ, ये टुवर्ड्स अपने प्लेन से क्लॉकवाइज ऐसे आई है ना, ऐसे क्लॉकवाइज है ना, तो क्लॉकवाइज बेंड हो गई। तो मतलब इफेक्टेड हुई है। एक और क्या कहानी हो सकती है, एक कहानी ये भी तो हो सकती है कि ये अपने प्लेन पे एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो जहां पे ये अपने प्लेन से या तो क्लॉकवाइज डाउन हो गई या एंटी क्लॉकवाइज हो गई, डिफ्लेक्टेड होगी ना अपने प्लेन से, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब क्या होगा कि कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये भी दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो होते हैं
डेक्स्ट्रा रोटेटरी और एक होते हैं लीवो रोटेटरी। अब अगर ये कंपाउंड के अंदर से ये लाइट निकली और ये क्लॉकवाइज हो गई तो इसका मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और इसको क्या नाम दोगे आप? डेक्स्ट्रा रोटेटरी कंपाउंड। डेक्स्ट्रा रोटेटरी कंपाउंड से क्या समझ गए? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दैट reflect plane of light, plane polarized light in towards clockwise. ओके, इसको क्या बोलोगे? लीवो रोटेटरी कंपाउंड। तो लीवो रोटेटरी कंपाउंड कौन से होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दैट चेंज द प्लेन ऑफ लाइट एंटी क्लॉकवाइज, उनको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी कंपाउंड। ओके, तो अभी आपको ये पता चल गया है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है कि सेम कंपाउंड ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड मान लो सेम ऑर्गेनिक, तो एक ने तो इसको डेक्स्ट्रा रोटेटरी क्लॉकवाइज कर दिया और एक ने उसको एंटी क्लॉकवाइज प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, रोटेट किया। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बस प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये अपना अलग नेचर शो कर रहे हैं। ये क्लॉकवाइज कर रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझ गया, ठीक है। दूसरी चीज ये सब पता लग गया आपको कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड या ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव जो कंपाउंड हो गया, जो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, वो तो आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा मतलब। और जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वही आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। ओके, तो अभी आपको ये भी पता चल गया कि ऑप्टिकली जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का कैसे पता लगाओगे आप? मान लो मैं आपको एक कंपाउंड दे देता हूं और आप कैसे पता लगाओगे कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली, मान लो आपको मैंने ये कंपाउंड दे दिया, ठीक है। अब ये बताओ ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? हाइड्रोजन लगा लो भाई इसके पास। क्या बन गया? नंबरिंग की साइड देखो, इस साइड से 1 2 3 1 क्लोरो 2 मिथाइल एन, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, बताओ मेरे को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है या ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं? मैंने डायरेक्ट आपसे पूछा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो कोई मतलब ही नहीं है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो क्या कैसे पता करोगे इसका कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं? तो आपको इसको लैब में ले जाना पड़ेगा और ये प्रोसीजर करनी पड़ेगी। इसको पोलरिमीटर ट्यूब में डालना पड़ेगा इसकी सॉल्यूशन को और फिर उसमें से प्लेन पोलराइज्ड
लाइट आप पास करोगे, फिर देखोगे आप कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स क्लॉकवाइज हुई है या एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्टेड हुई है, तब आपको पता चलेगा कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट हुई तो अपने प्लेन से, अदरवाइज बिना लैब के आपको पता नहीं चल सकता। तो हर बार तो हम एक एक कंपाउंड को लैब में टेस्ट कर नहीं सकते, इसके लिए देखो अब बिना लैब के हम कैसे पता करेंगे कि कंपाउंड इज, दूसरा पॉइंट है हाउ टू फाइंड कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। ओके, तो कैसे पता करोगे कि आप कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? तो उसके लिए सबसे पहले दो चीजें देखनी पड़ती हैं। एक तो कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है। दूसरा है या तो कंपाउंड में क्या हो डायसिमेट्री, तो अभी ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज से क्या मतलब है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज से है कि मान लो ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये वाला हाथ है, ये वाला मेरा हाथ है, इसकी मिरर इमेज ये वाली होगी। तो ये वाले मिरर इमेज को अगर मैं मेरी इसको इसके मिरर इमेज के ऊपर रखूं तो ये मिरर इमेज को पूरी तरह ढक नहीं रहा। देखो ये अंगूठे बाहर आ रहे हैं, तो इनको बोलोगे आप नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो मतलब कंपाउंड की स्ट्रक्चर इस टाइप की होनी चाहिए कि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। अगर उनकी मिरर इमेज बनाए हम उस कंपाउंड की तो उसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। ये कहां तक काम करती है देखो, एक चीज नोट करो आप अभी, ये याद कर लो, कायरल सेंटर एक तरह से जैसे ये स्टीरियो सेंटर था, इसमें कायरल सेंटर याद करना पड़ेगा आपको। ये ट्रम्प क्या बोलता है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम का मतलब है कि उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड, इसी एटम के पास 4 सिग्मा बॉन्ड हो और उन चारों सिग्मा बॉन्ड के साथ डिफरेंट एटम्स हो या ग्रुप जुड़े हुए हैं। ऑल 4 सिग्मा बॉन्ड्स कनेक्टेड with different groups, okay, oblique atoms, या तो डिफरेंट एटम्स से अटैच है या डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, तो उस एटम को हम बोलते हैं कायरल सेंटर। मान लो जैसे कि ये अपना कार्बन हो गया, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कैसे होता है? ऐसे होता है। अभी यहाँ पे क्या है कायरल सेंटर, ये वाला कार्बन अपना कायरल सेंटर है, ठीक है।
कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड ओके है और उसके साथ चारों उसकी डिफरेंट जो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हो उसके साथ डिफरेंट एटम और भी ग्रुप डिफरेंट जुड़े हुए हो। अगर दो भी सेम एक जैसे हो गए तो वहां पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। ठीक है, तो कायरल सेंटर का पता चल गया। तो अभी हम इस नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज पे ही रहते हैं। बायोसिमेट्री अगला पॉइंट उठाएंगे। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर अपने के लिए अपने को कहां तक बता सकती है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। ये सिर्फ वहां तक बता सकती है जहां पे कंपाउंड में सिर्फ ओनली वन कायरल सेंटर हो। कंपाउंड हैविंग ओनली वन कायरल सेंटर। ओके, अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ एक कायरल सेंटर है तो वो कंपाउंड 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इफ किसी कंपाउंड में सिर्फ एक ही कायरल सेंटर है, आपको कायरल सेंटर पहचानना आना चाहिए कि उसके साथ 4 सिग्मा बॉन्ड से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हो। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि ये देखो, ये जो एग्जांपल मैंने अभी दिया था इसमें कंडीशंस कंप्लीट हो रही हैं। ये कायरल सेंटर है अपना, 4 ग्रुप डिफरेंट जुड़े हुए। अब देखो, अगर इसकी मिरर इमेज बनाओगे आप तो क्या बनेगी? इसकी मिरर इमेज इसको ऐसे कैसे उठा के यहां रख लो, COOH। अभी ये HOO इनको चेंज मत करने लग जाना कि H इधर आ जाएगा COOH, ऐसा सही है वो आपकी बात, मिरर में ऐसा होता है। बट ये तो एक उसमें जुड़े हुए हैं ना, इसके साथ भी तो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये बच्चों वाले काम मत करना। अब क्या करेंगे, H इधर का इधर है, OH और ये क्या है CH3। अभी देखो, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो गई। अगर इसको उठा के मैं इसके ऊपर रख दूं तो इसका CH3 इसके ऊपर आ जाएगा और ये H इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये पूरी तरह से नहीं छूटेगा उसके पीछे, इसके पीछे इसकी इमेज पूरी तरह से नहीं छूटेगी। तो ये क्या हो गए, ये 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए ना। देखो भाई, ये भी लाइट के प्रति, इनमें से एक तो लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा और एक एंटी क्लॉकवाइज। मतलब जो पीपीएल प्लेन पोलर लाइट आ रही है, एक तो उसको क्लॉकवाइज डिफेक्ट करेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज। ये निश्चित है कि हाँ ये ऑप्टिकली एक्टिव है और उसको उसके प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डिफेक्ट करेंगे। बट आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा इसमें से क्लॉकवाइज करेगा और कौन सा, ये भी हो सकता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाए और वो क्लॉकवाइज। ये श्योरिटी है कि दोनों अलग अलग बिहेव करेंगे। ये क्लॉकवाइज करेगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ये क्लॉकवाइज करेगा तो ये क्लॉकवाइज करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा। ये निश्चित है, बट ये नहीं पता कि कौन सा क्लॉकवाइज करेगा और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज। उसके लिए तो फिर वही है लैब वाला। बट हमें ये तो पता चल सकता है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं। अब ये कौन सा इसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और कौन सा इसमें लीवो रोटेटरी होगा, ये नहीं बता सकते। ठीक है, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और दूसरा लीवो रोटेटरी, बट ये जरूर है कि हाँ ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो दोज कंपाउंड्स which have only one chiral center have are क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। और इनको हम क्या बोलते हैं, ये एक दूसरे की
नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हैं, इनको हम बोलते हैं इनएंशियोमर। ये वर्ड अच्छे से याद कर लो, दिमाग में बैठा लो कि इनएंशियोमर्स क्या होते हैं। दोज ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स which are non superimposable होते हैं। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर कॉल्ड इनएंशियोमर्स। ठीक है, एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, ये इसकी मिरर इमेज है ना, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है बट मिरर इमेज तो है। ठीक है, तो ये होते हैं अपने पास इनएंशियोमर्स। चलो अभी जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था ये वाला, ये अब इसमें बता सकते हो कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। कैसे बताओगे? देखो इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। सबसे पहले तो देखोगे कि इसमें कायरल सेंटर है या नहीं है। इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ी हुई है, इसके साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगी, इसके साथ एक हाइड्रोजन और एक Cl। अब देखो इसमें से आपको कोई कायरल सेंटर नजर आ रहा है? हाँ, ये वाला कार्बन देखना, इसकी 4 डिफरेंट जुड़े हुए हैं, नहीं ये तीनों सेम है तो ये तो नहीं है। ये वाला कार्बन देखना, इसके साथ एक साइड हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक साइड CH3, एक साइड CH3 और एक साइड CH2Cl। बट एक चीज नोट करो, इसमें इस साइड भी CH3 है और इस साइड भी CH3 है, दो सेम ग्रुप आ गए एक ही कार्बन पे। एक पे इस साइड CH3 और इस साइड CH3, इस साइड हाइड्रोजन है और इस साइड CH2Cl है। बट ये देखो ये दोनों सेम आ गए, तो ये भी कायरल सेंटर नहीं हो सकता, चारों डिफरेंट होने चाहिए। अब ये वाले पे देखो, इस वाले को तो ऑलरेडी दिख रहा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो मतलब इसमें भी चारों डिफरेंट नहीं है। तो इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो ये कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो कोई आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ओके, नो कायरल सेंटर, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो। गुड, अब कहानी समझ में आई कायरल सेंटर की कि क्या होता है कायरल सेंटर। चलो अब मैं आपको एक ऐसा कंपाउंड दूं, मान लो ये कंपाउंड है, देखो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो इसके साथ तो 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, इसके साथ भी 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, मतलब सेम ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। अब इन वालों में देखो, ये कायरल सेंटर बन रहा है अपना, इसके साथ एक साइड COOH, एक साइड COOH और ये COOH, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग है, ये अलग है। हाँ, तो ये अपना कायरल सेंटर बन रहा है, ये भी बन रहा है। देखो इसमें भी चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो अब इसमें क्या हो गया? 2 कायरल सेंटर आ गए। जब एक कायरल सेंटर था तो उसमें हम 100% श्योर थे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बट अभी 2 कायरल सेंटर आ गए तो क्या कैसे पता लगाओगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? भाई 2 कायरल सेंटर हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगा या नहीं होगा, पता नहीं। तो अभी यहाँ पे इसकी सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना के देख लो कैसी बनेगी।
तो इसको रब कर दूं मैं। चलो डायसिमेट्री क्या होता है? डायसिमेट्री का मतलब होता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर ना तो प्लेन सिमेट्री हो और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। डायसिमेट्री कंपाउंड मतलब अगर कंपाउंड डायसिमेट्री होगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब डायसिमेट्री कंपाउंड कौन सा होता है? डायसिमेट्री कंपाउंड वो होता है जिसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। अब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है कि जब किसी कंपाउंड को आप दो इक्वल भाग में डिवाइड कर सकते हो, तो मतलब वहां पे इफ कंपाउंड इक्वली divides in two equal divides into two equal halves। वो सिमेट्री जहां से कंपाउंड दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। मान लो जैसे कि अपने पास अल्फाबेट है ए, अगर ए के ऊपर मैं ये वाली सिमेट्री डालूं, ये वाली, तो ये क्या सी सिमेट्री है अपने? प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये इसको दो इक्वल भाग में डिवाइड कर दे। तो वो सिमेट्री जो कंपाउंड को दो इक्वली याद रखना, इक्वली टू हाउस में डिवाइड कर देती है, उसको अपने बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अभी मान लो ये ऐसे भी हो सकती है, अपने पास ये है, बी है, तो ये अपने को प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें अगर ये सिमेट्री में ऐसे डालूं तो ये इसको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये मतलब इस कंपाउंड पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इस कंपाउंड में भी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब मान लो मैं सी ले, सी को भी हम ऐसे काट सकते हैं, तो यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर मैं डी ले लूँ, डी को भी ऐसे काट सकते हैं, मतलब यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। बट ऐसे देखना, अब इसको देखना, एफ को मैं काट सकता हूँ टू इक्वल पार्ट्स में, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है नहीं, कैसे काटूं? ऐसे तो भी देखो इक्वल भाग हुई, ऐसे काटो तो भी इक्वल भाग हुई। तो मतलब यदि किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब वो किसी भी एंगल से काटने पे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो कंपाउंड क्या है? मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो कंपाउंड डायसिमेट्री है नहीं। उसके बाद हम चेक करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। और ये चीज याद रखना, अगर कोई कंपाउंड ओपन चेन है तो उसमें चेन ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड में चेक करनी है। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ गए कि जो सिमेट्री किसी भी कंपाउंड को इक्वली टू हाउस में डिवाइड कर दे। ठीक है, अब सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है
डिस्टेंस पे सेम ग्रुप मिले, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेम center to same distance and same atoms oblique groups। हाँ, मान लो जैसे ये हमेशा मैं बता रहा हूँ साइकिल में ही चेक करनी है। अगर कंपाउंड ओपन चेन में है तो सिर्फ उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने से अपना काम बढ़ जाएगा। बट अगर कंपाउंड किसी साइकिल में है, मान लो ये साइकिल ऑफ ब्यूटेन लगा यहाँ पे है, इसमें है कंपाउंड, तो इसमें अपने को एक बार इसकी सिमेट्री भी चेक करनी पड़ेगी। मान लो यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ठीक है, ये H हाइड्रोजन, ऐसे ही यहाँ पे भी CH3 बाहर आता हुआ और हाइड्रोजन अंदर। देखना है अभी, मान लो इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री के देखें तो हम यहाँ से चलेंगे तो ये CH3 प्लेन पे तो नहीं है, तो यहाँ पे इस साइड नहीं है, मतलब सेम इक्वल डिस्टेंस पे सेम ग्रुप या एटम नहीं मिल रहे। यहाँ पे जा रहे हैं तो CH3 में यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो अगर ऐसा हो जाए कि मिल जाए ना, मैं आपको भी एग्जांपल से समझाऊंगा, अगर मिल जाए तो वहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। देखो एग्जांपल लेते हैं इसका एक प्लेन ऑफ सिमेट्री का। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मान लो हमारे पास यही है, ये एटम है, अभी अपने पास इसमें दो पैरेलल सेंटर मिल गए हमारे को, ठीक है, तो अभी हम इसमें ये नहीं बता सकते कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है। तो अब इसमें देखो, सबसे पहले तो अगर कोई ऐसी सिमेट्री बना सकते हैं हम कि ये इक्वल दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो हाँ ये अगर हम ये सिमेट्री डालें तो ये इनसे काट दें इसको, तो ये इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर कोई सी भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर एक भी सिमेट्री प्रेजेंट है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, ठीक है। बट मान लो ये कंपाउंड, इसी को मैं OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, अब बताओ, अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या करूँ, ऐसे काट दूँ? नहीं, ये जो कंपाउंड्स, ये देखो हाइब्रिड sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पे ये कुछ कैसे लगे हुए हैं, वेज और डैश में लगे हुए हैं, ठीक है, वेज और डैश में लगे हुए हैं। तो अगर इसको आप बीच से काटोगे तो भी हाइड्रोजन इसमें
OH ग्रुप है ये ऊपर है, हाइड्रोजन ग्रुप नीचे है, पीछे की तरफ जा रहा है। सेम इसी तरह इसमें जो ऊपर की तरफ आ रहा है ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये इक्वली पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। हाँ यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा भाई। ये ऐसे नहीं जुड़े हुए हैं, ऐसे नहीं जुड़े हुए हैं ये। जैसे ये कार्बन है तो एक आगे जा रहा है, एक ऐसे है और एक पीछे है, ठीक है। अब मैं इसको पीछे काट दूं तो ये ग्रुप इधर रहेगा और ये ग्रुप ऐसे रहेगा पीछे, चलो ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाला है, चलो OH ग्रुप इसके साथ आ गया और हाइड्रोजन इसके साथ चला गया, ओके। बट मान लो जो इस साइड जो लगे हुए हैं ये वाले, इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन आगे है और OH पीछे है। अब ये काट दूं मैं तो अभी नहीं गया ना, देखो इसके साथ 2 OH आ गए और इसके साथ एक H, ठीक है। तो यहां पे ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं और सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने की जरूरत है, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री हम सिर्फ चेन वाले में देखेंगे। तो ये थी कुछ सिमेट्री के बारे में कॉमन बातें कि सिमेट्री क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और ये अपनी सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ कहाँ आ सकती है और कहाँ नहीं आ सकती, कैसे कट करने में कंपाउंड इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा और नहीं होगा। साइकिल को भी हम काटेंगे, बट साइकिल में पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे, उसके बाद हम सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई तो ठीक है भाई, कंपाउंड इनएक्टिव है। बट अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो उसमें फिर अपने को क्या और चेक करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी चेक करनी पड़ेगी। और इसके 2-4 एग्जाम्पल करेंगे अच्छे तो क्लियर हो जाएगा आपको। तब तक पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।